हेलो फ्रेंड्स, आर्विड पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान और जीव विज्ञान का पहला टॉपिक हम लोगों ने प्राणी जगत और उसका विकास हम लोग क्या कर चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं पिछले 3 क्लासों में। इसका 3 पार्ट है और हम लोग जिस बुक से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस बुक से पढ़ रहे हैं वह क्या है, ब्लैक बुक है। और ब्लैक बुक में 2023-24 तक अपडेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, एसएससी के हों चाहे एग्जाम के हों या आई एस पी सी एस जो प्री पूछा जाता है उसके क्वेश्चन हो, यानी कि सारे क्वेश्चन जहां से पूछे गए हैं और जो पूछने की संभावना भी है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। और दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो हमने इसको पढ़ा है इस बुक को, तो इसलिए हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। इस बुक को आपने पढ़ लिया तो शायद जीव विज्ञान के क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं वो छूट पाए, ठीक है। तो दोस्तों, क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि कह नहीं सकते। केवल ध्यान से आप क्लास देखिए और ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, ठीक है। व्याख्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना क्वेश्चन बना दिया है कि आपको बस केवल क्वेश्चन रटना है, बाकी व्याख्या पर ध्यान नहीं देना है। शुरू में थोड़ा सा हम बताएंगे कि क्या पढ़ेंगे आखिर में, इसको आप लोगों ने सुन लेना। और जो पिछला वीडियो है अगर उसको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जीव विज्ञान के नाम से क्या है, लिंक पड़ा होगा, वहाँ पर जाकर वो देख लेना, ठीक है। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लो और वहाँ पर जाकर इसको देख लो, ठीक है। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान का टॉपिक 2 है, क्या है, कोशिका और आणविक जैव विज्ञान, ठीक है। तो इस टॉपिक में पहले ये समझ लेते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका क्या होती है, कोशिका का विभाजन कैसे होता है, ठीक है, सेलुलोज वगैरह क्या होते हैं, शैवाल भित्ति क्या वगैरह सब जो होते हैं, गाल्जिकाएँ, ये सब पढ़ेंगे इसमें। और एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, गुणसूत्र, कि मेल में कौन गुणसूत्र होता है, फीमेल में कौन गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र से संबंधित, ठीक है दोस्तों, गुणसूत्र से संबंधित सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। कोशिका से संबंधित सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में क्लियर हो जाएंगे, यानी कि आपका यह जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले बस 2 मिनट सुन लो कोशिका के बारे में। किसके बारे में? अगर 2 मिनट आप लोग कोशिका के बारे में सुन लेते हो तो आगे क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। तो कोशिका क्या होता है, अगर बात की जाए तो अपने से सोचो, कोशिका क्या होता है। तो कोशिका क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए हमें क्या जानना होगा, जैसे कि अगर हम अपने शरीर को मकान माने, ठीक है, अगर हमारा शरीर एक मकान है, ठीक है, तो मकान माने तो मकान मान ले तो उस कोशिका क्या होगा, उस मकान का एक ईंट होगा, ठीक है। सिंपल भाषा में बस यही कह सकते हैं। अगर अगर हम अपने शरीर को एक मकान माने तो उसका जो मकान का एक ईंट होता है वही कोशिका है, वही क्या है, कोशिका है दोस्तों। और कोशिका के अध्ययन को अगर बात की जाए तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी लिख लेना। क्या कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन अगर पूछ ले तो बता देंगे साइटोलॉजी। क्या बताएंगे दोस्तों? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या होता है, साइटोलॉजी लिख लेना, याद रहना चाहिए। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। थोड़ा मेरा गला बैठा है इसलिए थोड़ी आवाज़ में मेरी दिक्कत आ रही होगी, तो आपको थोड़ा मैनेज करना है, ठीक है दोस्तों। तो कोशिका क्या होता है, जैसे कि हम अपने शरीर को एक मकान मान लें तो मकान का जो एक ईंट होता है, मकान बनने में जो एक ईंट लगता है उसी को कोशिका कहते हैं। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, इसको भी याद रखना। अगर बात की जाए कि शरीर की क्या है कोशिका, तो संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक यानी जो संरचना है, और क्रियात्मक इकाई है एक छोटा ईंट है, ठीक है। और कोशिका की अगर खोज की बात करें, खोज की, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? तो रॉबर्ट हुक 1665। तो दोस्तों क्या बता रहे थे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। तो कोशिका की जो खोज है, कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665 ईस्वी में। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। यह फर्स्ट बार थी। और यह कौन सी कोशिका की खोज की? तो मृत कोशिका की खोज की थी। कौन? रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। वो अभी कहाँ क्या थी? मृत थी। और कहाँ से कोशिका खोजा था? तो कौन सा वृक्ष था? तो कार्क का, वृक्ष के कार्क से खोजा था, ठीक है। वृक्ष के कार्क, याद रखना, वृक्ष के कार्क से, ठीक है। और क्या है, कोशिका का जो जनक माना जाता है उसे रॉबर्ट हुक को ही माना जाएगा। लेकिन अगर पूछ ले कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो किसने किया था? ल्यूवेन हाक ने किया था 1674 ईस्वी।
कौन किया था? ल्यूवेनहॉक। इसको भी याद रखेंगे, ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका की खोज की थी। कौन? ल्यूवेनहॉक। इसको याद रखेंगे दोस्तों, ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका की खोज की, और रॉबर्ट हुक मृत कोशिका की खोज की, और सर्वप्रथम कोशिका की खोज कौन की? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो इतना हम, और एक चीज़ और याद रख लेना, जो कोशिका जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादक कौन है? तो स्लाइडर तथा स्वान। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्लाइडर तथा स्वान। और कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? हमारा शरीर क्या है? कोशिका से बना है, और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप अगर कोशिका छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है तो उसके फलस्वरूप उसके बाद एक नई कोशिका बनती है। यह कोशिका सिद्धांत कहता है, और इसे किसने दिया? तो स्लाइडर और स्वान ने दिया था। ठीक है, तो कोशिका अगर सिद्धांत का एक अपवाद भी याद कर लो, विषाणु क्या है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम व्याख्या नहीं करेंगे। ठीक है, इतना बहुत हो गया। आइए क्वेश्चन पर करते हैं, क्वेश्चन पर एकदम फोकस करते हैं और ध्यान से क्वेश्चन को रटते हैं। ठीक है, रटने का मतलब कि एकदम दिमाग में बैठा लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आया, झटने कर लें। पहला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, कि मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। यानी एक मनुष्य में अगर बात की जाए तो कोशिका के सामान्य रूप से गुणसूत्र कितने होते हैं? कितने जोड़े होते हैं गुणसूत्र के? तो 23 जोड़े होते हैं। जोड़ा में 2 आता है। ठीक है, तो 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र किसमें होते हैं? मनुष्य में। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या की बात की जाए तो कितने होते हैं? 23 जोड़े यानी कि 46 क्या होते हैं? 46 गुणसूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, बच्चे के लड़की होने की वंशगत में मिले गुणसूत्रों की सही जोड़ा कौन है? यानी कह रहा है कि अगर लड़की पैदा होती है, ठीक है, अगर बच्चे में लड़की पैदा होती है तो कैसे गुणसूत्र मिलेंगे? पिता का क्या गुणसूत्र मिलेगा और माता का क्या गुणसूत्र मिलेगा? तो पिता का यक्स और माता का क्या होगा? यक्स होगा। तो पिता में क्या होता है? यक्स वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं, याद रखना। जो बच्चे पैदा होते हैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की, वह डिपेंड करता है पुरुष के गुणसूत्र पर, कि पुरुष अपना जो गुणसूत्र महिला में दे रहा है तो क्या दे रहा है? यक्स दे रहा है कि वाई दे रहा है? अगर यक्स देगा तो महिला के पास दोनों यक्स से यक्स गुणसूत्र होते हैं, और पुरुष के पास यक्स वाई होते हैं। ठीक है, तो महिला में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुरुष यक्स गुणसूत्र देता है महिला के लिए तो यक्स यक्स मिलकर क्या हो जाएगा? एक नई जो लड़की का निर्माण हो जाएगा, मतलब एक नई सॉरी दोस्तों, एक लड़की पैदा होगी। ठीक है, एक्स एक्स मिलेगा तो क्या होगा? लड़की पैदा होगी। और वहीं जब पिता का गुणसूत्र वाई देगा महिला को तो वाई और एक्स मिलकर क्या हो जाएंगे? बच्चा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? लड़का पैदा होगा। तो इसको याद रखना कि मनुष्य यानी जो लड़का होगा तो एक्स वाई गुणसूत्र। क्यों? अरे भाई, लड़के में एक्स वाई गुणसूत्र, मनुष्य में एक्स वाई पाया जाता है, और लड़कियां में एक्स एक्स पाया जाता है। तो अगर लड़की पैदा होगी तो उसमें एक्स एक्स होगा, तो पुरुष का एक्स महिला का एक्स, और लड़का पैदा होगा तो एक्स वाई होगा, तो पुरुष का वाई महिला का एक्स, क्योंकि महिला के पास तो एक्स एक्स ही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन सा गुणसूत्र संयोजन मनुष्य में पुरुषत्व के उत्तरदायी के लिए है? यानी पुरुष पैदा करने के लिए, यानी लड़का पैदा करने के लिए कौन सा गुणसूत्र है? तो एक्स वाई। यक्स पुरुष का, महिला का वाई दोनों, अरे महिला का वाई यक्स और पुरुष का यक्स मिलकर क्या हो जाएगा? यक्स वाई, यानी कि लड़का पैदा होगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किसमें क्वेश्चन पूछा जाता है? ठीक है, 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन 4 बार पूछे गए हैं। ऐसे फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ, ब्लैक बुक में लिखा गया है, और पूरा यह 2024-23 तक अपडेटेड क्वेश्चन है, 2024 तक। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ो, इसको हल्के में मत लेना। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने की अत्यंत संभावना है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, किसमें यौन गुणसूत्रों की एक परिपूर्ण जोड़ी पाई जाती है? अगर किसमें पूछा जाए यौन गुणसूत्रों की एक परिपूर्ण जोड़ी पाई जाती है तो केवल महिलाओं में क्या पाई जाती है? परिपूर्ण जोड़ी पाई जाती है। क्या परिपूर्ण जोड़ी होता है भाई? एक्स एक्स पाया जाता है तो परिपूर्ण है, और पुरुष में परिपूर्ण नहीं है क्योंकि उसमें एक्स वाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसके पास लैंगिक गुणसूत्र के परिपूर्ण जोड़े नहीं होते? ठीक है, तो लैंगिक गुणसूत्र के परिपूर्ण जोड़े किसके पास नहीं होंगे? उसके पास नहीं होंगे, पुरुष के पास, क्योंकि उसके पास एक्स वाई है। ठीक है, तो क्वेश्चन कितनों तरीके से बनाए बस आपको याद रखना है। पुरुष के पास एक्स वाई होते हैं, महिला के पास एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्र पदनाम क्या है? अगर बोले टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्र पदनाम क्या है तो 44A+100। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको ना आए समझ लेना कि वहीं पेपर में आएगा, वहीं पढ़ना ही चाहिए। अगर हमें क्वेश्चन आ ही रहा है, क्वेश्चन जब आ ही रहा है तो अगला व्यक्ति पढ़ा रहा है, हमें क्वेश्चन आ रहा है तो यानी वो मुझे याद है, तो उसको पढ़ने का क्या मतलब? जो ना आए वहीं समझ लो तुम्हारे लिए बेस्ट है, उसी चीज़ को पढ़ना चाहिए। टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्र पदनाम क्या है? 44A+100। ध्यान से भी देखे रहोगे तो पेपर में कर लोगे। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे का लिंग क्या निर्धारित करता है? अगर बच्चे का लिंग की बात करें तो क्या निर्धारित करता है? पिता के गुणसूत्र। क्या निर्धारित करता है? पिता के गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारित करता है। अगला जो क्वेश्चन है
कि जीव वंशानुगत इकाइयाँ किसमें स्थित होती हैं? तो वंशानुगत जो इकाइयाँ हैं वह गुणसूत्रों के माध्यम से ही तय होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है? तो गुणसूत्रों में डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? गुणसूत्रों में डीएनए पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का सबसे अच्छा अध्ययन किस अवस्था में किया जा सकता है? अगर बात की जाए गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का सबसे अच्छा अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? तो मेटाफेज। किस अवस्था में दोस्तों? याद रखेंगे, मेटाफेज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुणसूत्र विकार है। क्या एक गुणसूत्र विकार है? तो डाउन्स सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है? गुणसूत्र विकार है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। डाउन सिंड्रोम क्या है? एक गुणसूत्र विकार है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है पॉलीप्लोइडी, क्या कर रहा है? सॉरी दोस्तों, पॉलीप्लोइडी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। जो पॉलीप्लोइडी है, ठीक है, आप सोचोगे कि पॉलीप्लोइडी क्या होता है, मत सोचो भाई, केवल याद रखो, रटो। ठीक है, पॉलीप्लोइडी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। जो पॉलीप्लोइडी है वह गुणसूत्रों की संख्या में अगर परिवर्तन हो जाए तो उसके कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है आत्मघाती थैली, आत्मघाती बैग, पाचन बैग या कोशिका के एटम बम किसे कहते हैं? तो आत्मघाती थैली, पाचन बैग या कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी 2023 तक 2024 तक। ठीक है, 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आत्मघाती बैग, आत्मघाती थैली भी कहते हैं, पाचन बैग या कोशिका एटम बम किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि जो कोशिका की शक्ति गृह है वह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये भी कम से कम 6 बार क्वेश्चन पूछा है, वो भी डाटा पर्याप्त नहीं है कि पूरा 6 बार पूछा है, कितने बार भी 100 बार भी पूछ चुका होगा, 30-40 बार तो पूछ ही चुका होगा। ठीक है, तो यह 2023 तक है, 2024 तक है, तो 2010 से ही है। ठीक है दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का शक्ति गृह है। क्या है? कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और वहीं आत्मघाती थैली, पाचन बैग, कोशिका का एटम बम लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगला जो क्वेश्चन होगा वह होगा माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने गढ़ा? तो कार्ल वेंडा ने गढ़ा। किसने गढ़ा? कार्ल वेंडा ने गढ़ा। अगला क्वेश्चन कर रहा है एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रोटीन होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, जो जीवित कोशिकाएं हैं, मृत कोशिकाएं नहीं, जीवित कोशिकाओं के भीतर क्या करते हैं? उत्प्रेरक, यानी उनकी जो संख्या है वृद्धि की उसको बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो जो एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है, वह जीवित कोशिकाओं के भीतर किसका कार्य करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन क्या और क्या और क्या, घटिया नहीं, बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो मानव आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। 4 बार कम से कम क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर बात की जाए कि मानव की किस आँख पर प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना, इसको याद रखेंगे। रेटिना, 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 आँख पर प्रतिबिंब रेटिना। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, क्या कह रहा है? आँख का वह हिस्सा है। ठीक है, यानी पूछ रहा है कि आँख का वह हिस्सा है जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है। तो किसी वस्तु की छवि की बात कर दी जाए तो आँख में तो रेटिना पर ही बनता है, तो इसको याद रखेंगे, छवि की। ठीक है, अगर छवि की बात कर दी जाए आँख से रिलेटेड तो किसकी याद करेंगे? रेटिना को याद करेंगे। ठीक है, चाहे क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा कर दिया हो। अगला क्वेश्चन करा फिर से आ गया, मानव आँख का कौन सा भाग प्रकाश को विद्युत आवेग में बदलने के लिए जिम्मेदार है? तो रेटिना ही है। कौन है? रेटिना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश किरणें आँख के सामने बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आँखों में प्रवेश करती है, जिसे क्या कहा जाता है? अगर प्रकाश किरणें आँख के सामने, ठीक है, प्रकाश जो किरणें हैं, सूर्य का प्रकाश हो गया, किसी भी प्रकाश किरण की बात कर लें तो आँख के सामने जो बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से, बाहरी जो पारदर्शी संरचना के माध्यम से आँखों में प्रवेश करती है, तो बाहर से जब प्रवेश करती है तो कहाँ से करती है? तो कार्निया से करती है। शुरू में कहाँ प्रवेश करती है? तो कार्निया में। लेकिन अगर प्रतिबिंब की बात करें तो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं इंपॉर्टेंट से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन छटे हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को, अगर बात की जाए आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को प्यूपिल, क्या कह रहा है? प्यूपिल, यहाँ लिखेंगे प्यूपिल द्वारा नियंत्रित और नियमित किया जाता है। तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और नियमित किया जाता है? तो प्यूपिल,
प्यूपिल। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन जिसमें दृश्य बैगनी भी कहा जाता है, जो रोडोप्सिन है उसे दृश्य बैगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर में कहाँ स्थित है? तो रोडोप्सिन कहाँ स्थित है? आँख में स्थित है, उसे दृश्य बैगनी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो जो एक नेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन की क्रिया क्या किसके कारण होती है? किसके कारण सॉरी दोस्तों, किसके कारण होती है? तो सिलियरी मांसपेशी के कारण होती है नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा आपका कि डीएनए की, क्या बोल रहा है, डीएनए की हाइड्रोफिलिक प्रकृति की उपस्थिति किसके कारण है? तो कई हाइड्रोजन बांड के कारण क्या है? डीएनए की हाइड्रोफिलिक प्रकृति की उपस्थिति। डीएनए जो बांड होते हैं जिस तरह से जुड़े होते हैं तो वह किसके कारण जुड़े होते हैं? तो हाइड्रोजन के बांड की तरह जुड़े होते हैं। ठीक है, ये याद रखना अपना। अगला क्वेश्चन है बच्चे में प्रत्येक लक्षण डीएनए से प्रभावित हो सकता है, तो किसके डीएनए से प्रभावित हो सकता है? तो मातृ और पितृ दोनों, यानी पैतृक और मातृ दोनों, माता पिता दोनों के लक्षण से क्या हो सकता है? उसका डीएनए प्रभावित हो सकता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल किसका पूर्ण रूप है? डीएनए का। अगला क्वेश्चन है डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है, डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? तो कोडोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोडोन। कोडोन याद रखेंगे, डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कोडोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिकृति के दौरान डीएनए हेलिक्स के खुलने को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम कौन है? तो हेलिकेस है। कौन है दोस्तों? हेलिकेस क्या है? प्रतिकृति के दौरान डीएनए हेलिक्स के खुलने, डीएनए जो हेलिक्स मॉडल होता है, डीएनए में हेलिक्स मॉडल होता है, उसके खुलने के उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम कौन है? हेलिकेस है। कौन है? हेलिकेस है। अगला क्वेश्चन है एचआईवी। क्या पूछ रहा है? एचआईवी द्वारा उत्पादित कौन सा एंजाइम मेजबान कोशिका के डीएनए में एचआईवी डीएनए के एकीकरण की अनुमति देता है? तो इंटीग्रेस है। कौन है? इंटीग्रेस है। अगला क्वेश्चन कर रहा है डीएनए को पहली बार 1869 में, ठीक है, तो डीएनए को पहली बार 1869 में क्या किसके द्वारा अद्वितीय माइक्रो अणु के रूप में पृथक विश्लेषण मान्यता दी गई थी? तो जो डीएनए है, ध्यान से सुनो, डीएनए है को पहली बार 1869 में किसके द्वारा एक अद्वितीय माइक्रो अणु के रूप में पृथक विश्लेषण और मान्यता दी गई थी? तो फ्रेडरिक मीसेर याद रखेंगे, किसके द्वारा? फ्रेडरिक मीसेर। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? 50 ठो आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, 50 ठोकर, तो अभी 31वां चल रहा है। ठीक है, 50 केवल करेंगे आज। अगला क्वेश्चन है डीएनए परीक्षण। क्या डीएनए परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। क्या डीएनए परीक्षण क्या किया गया था? विकसित किया गया था डीएनए परीक्षण। किसके द्वारा? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा पेपर में आया गया है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आनुवांशिक जानकारी का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? अगर आनुवांशिक जानकारी का बात की जाए तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो डीएनए के द्वारा होता है। भाई, आनुवांशिक जो जानकारी हो डीएनए से ही पता किया जाता है कि किसका यह ब्लड, डीएनए से ही पता किया जाता है या किसका बेटा है। ठीक है, तो डीएनए बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है किसके में? आनुवांशिक जानकारी के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्शन जिसे कहते हैं, का अर्थ क्या है? तो उसका क्या है? प्रतिलेखन का अर्थ डीएनए का संश्लेषण प्रतिलेखन का अर्थ है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आनुवांशिक जानकारी की मास्टर कॉपी क्या है? तो डीएनए है। आनुवांशिक जानकारी की मास्टर कॉपी की बात की जाए तो कौन है? डीएनए है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता यौन प्रजनन और किन त्रुटियों के कारण होती है? अगर प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता है, प्रजनन क्रिया जो होती है, ठीक है, तो उसमें जो अंतर्निहित भिन्नता है, ठीक है, यौन प्रजनन और किन त्रुटियों के कारण होती है? तो डीएनए कॉपी के कारण होती है। किसके कारण? डीएनए कॉपी के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है जीनों का एक समूह जिसकी गतिविधि एक डीएनए साइट द्वारा समन्वित होती है क्या कहलाती है? तो ओपेरॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? ओपेरोन कहलाती है। जीनों का एक ऐसा समूह जिसकी गतिविधि जो है, ठीक है, एक डीएनए साइट द्वारा समन्वित होती है। ठीक है, डीएनए साइट द्वारा क्या होती है? समन्वित होती है। क्या कहलाती है? ओपेरॉन। आप लोग को क्वेश्चन रटने के अलावा कोई दूसरा आपके लिए वो नहीं है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन रटना ही पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए में
क्या बोल रहा है, सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रवाह की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सामान्य कोशिकाओं में, सामान्य कोशिका हो गई, ठीक है। डीएनए से आरएनए में, डीएनए से आरएनए, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रवाह की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिलेखन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिलेखन कहलाती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रक के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। अगर केंद्रक के बाहर की बात की जाए तो डीएनए किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के किस में संग्रहित होता है, तो नाभिक में संग्रहित होता है। अगर डीएनए की बात की जाए मुख्य रूप से कोशिका के नाभिक में क्या होता है, संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में क्या होती है, पेंटोज शर्करा होती है। अगर डीएनए की बात करी जाए तो डीएनए में क्या शर्करा होती है, पेंटोज शर्करा होती है। अगला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है। तो निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है, तो डीएनए। क्या है, डीएनए है, ठीक है। तो प्राकृतिक ज्वाला मंदक की बात की जाए तो डीएनए देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डीएनए किसमें हाइपर क्रोमिसिटी दर्शाता है, तो तापन में। किसमें, तापन में, ठीक है दोस्तों, किसमें, तापन में। अगला क्वेश्चन करा है, डीएनए में थियामिडिन डीमर का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो पराबैंगनी कीड़ों के द्वारा क्या होता है, डीएनए में थियामिडिन डीमर का निर्माण होता है, ठीक है। क्वेश्चन रटना है, थियामिडिन डीमर का निर्माण किसके कारण होता है, पराबैंगनी कीड़ों के कारण होता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है विज्ञान की शाखा में, तो कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी, जिसको पहले बता चुका हूँ। साइटोलॉजी कोशिका अध्ययन को कहते हैं, साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी। अगर बात की जाए टिश्यू कल्चर की, तो टिश्यू कल्चर की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी, तो हैबरलैंड के द्वारा। किसके द्वारा, हैबरलैंड के द्वारा टिश्यू कल्चर की अवधारणा पेश की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा। तो कोशिका के द्रव पदार्थ के लिए, कोशिका जो है उसके द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा, तो जेई पुरकिंजे ने। किसने गढ़ा, जेई पुरकिंजे ने, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन होगा 47वां क्वेश्चन है, और वह बोल रहा है कि ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकता का बुनियादी नियम किस सब्जी पर उनके कार्य पर आधारित है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, उन्होंने आनुवंशिकता का क्या दिया, आनुवंशिकता का बुनियादी नियम दिया। वह किस सब्जी पर दिया, तो किस सब्जी पर दिया था, मटर के सब्जी पर। तो मटर के सब्जी पर उन्होंने क्या दे दिया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, आनुवंशिकता का बुनियादी नियम। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वह जीन जो अनेक प्रभाव प्रदर्शित करता है तो प्लियोट्रॉपिक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लियोट्रॉपिक कहलाता है। तो जो अनेक प्रभाव प्रदर्शित करता है, ऐसा जीन जो अनेक प्रभाव प्रदर्शित करता है, उसको क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देख रहे हैं 49वां क्वेश्चन आ गए हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पादप कोशिका में राइबोसोम किसका स्थल होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है। कौन, पादप कोशिका में राइबोसोम किसका स्थल है, तो प्रोटीन संश्लेषण का है, ठीक है दोस्तों। 50वां भी कर लेते हैं। 50वां क्या कह रहा है, करा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनकी सतह पर मौजूद राइबोसोम के कारण खुरदुरे होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनकी सतह पर मौजूद राइबोसोम के कारण क्या होते हैं, खुरदुरे होते हैं। इसको याद रखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके कारण होते हैं, खुरदुरे, राइबोसोम के कारण खुरदुरे होते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 51 मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। और किसकी की थी, मृत कोशिका की, जो पहले बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। देखते हैं कितना क्वेश्चन है, 1 मिनट आपके सामने देखते हैं कितना क्वेश्चन है, और अगले टॉपिक में हो जाएगा कि नहीं ये भी देखेंगे, ठीक है। तो 108 है, बस 116 है, ठीक है। तो 116 का मतलब 58 ठो पढ़ लेते हैं, 58 पढ़ लेंगे, 2 ठो टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो 51 पढ़ लिए हैं, 5-6 ठो और पढ़ लेंगे। अगले टॉपिक में क्या करेंगे, इस अगले पार्ट में इस टॉपिक को क्लियर कर देंगे, ठीक है। जो ये टॉपिक देखा वो अगला टॉपिक देखना मत भूलना, क्योंकि सारा निचोड़ जो है जीव विज्ञान का इसमें दिया गया है। और ये क्वेश्चन जो हैं वही क्वेश्चन हैं जो पेपर में हम लोग को नहीं आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगला जो क्वेश्चन है 52वां कह रहा है, एक कोशिकीय जीवों में पाचन, श्वसन और प्रजनन, जो इसका एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, उनमें पाचन, श्वसन और प्रजनन जैसे सभी कार्य कितने सेल कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं, तो एक। कितने सेल कोशिकाओं, एक कोशिकीय है तो एक, याद रखेंगे। एक कोशिकीय जीवों में पाचन, श्वसन और प्रजनन जैसे सभी कार्य कितने सेल कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं, एक। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य में सामान्य रूप से कितने जोड़े ऑटोसोम होते हैं, तो 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम को याद रखना, 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक का आकार लगभग कितना होता है, तो 10⁻10 वर्ग मीटर। तो अगर नाभिक का आकार पूछे तो लगभग कितना होता है, 10⁻10 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे छोटा आकार कितना है।
जिसे नग्न आँखों से देखा जा सकता है। क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो कोशिका का पूछ रहा है सबसे छोटा आकार कितना है। क्या कर रहा है, कोशिका का सबसे छोटा आकार कितना है, कोशिका का सबसे छोटा आकार कितना है जिसे नग्न आँखों से देखा जा सकता है। तो 100 माइक्रोन। 100 माइक्रोन कोशिका का सबसे छोटा आकार है जिसे बिना चश्मे के नग्न आँखों से देखा जा सकता है, नहीं तो नहीं देखा जा सकता। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया क्या है, एक आनुवांशिक विकार है। ठीक है, तो हीमोफीलिया की बात की जाए तो क्या है, एक आनुवांशिक विकार है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक ही गुण को नियंत्रित करने वाले विपरीत वर्गों के जोड़ों को, ठीक है, एक ही गुण को नियंत्रित करने वाले विपरीत वर्णों के जोड़ों को एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, एलील। आप कहोगे सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन ला रहे हो जो हम कभी पढ़े नहीं हैं। तो यही तो अच्छा बात है भाई, जब नहीं पढ़े हो तो जो पढ़ो, जो पढ़ ही लिए हो उसको पढ़ने का, अगर जो पढ़ लिए हो वहीं बार बार पढ़ोगे तो पेपर कैसे निकलेगा। तो ऐसा पढ़ो जो नया हो, और नया ही हमारा पेपर निकालता है। ठीक है दोस्तों, तो एक ही गुण को नियंत्रित करने वाले विपरीत वर्णों के जोड़ों को क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह करा है कशाभिका। क्या कहा, कशाभिका बाल जैसी संरचनाएं हैं जो किस जीव में गति के अंग के रूप में कार्य करती हैं। तो जीवाणु। किस गति के रूप के अंग के रूप में कार्य करती हैं, जीवाणु। तो कशाभिका क्या है, बाल जैसी संरचनाएं हैं जो किस जीव में गति के अंग के रूप में कार्य करती हैं। तो जीवाणु। ठीक है, तो 60 तक कर लेते हैं, एक मिनट। जीवों को बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो जीवों की जो बुनियादी बुनियादी यानी जैसे कि मकान का ईंट हो गया, तो वहीं पूछ रहा है बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। ठीक है, एक कोश की जीव कैसे प्रजनन करता है। तो कोशिका विभाजन के थ्रू करता है। ये कोश की जो जीव होते हैं वह प्रजनन कैसे करते हैं, कोशिका विभाजन के थ्रू करते हैं। अब आगे से 61 से कल पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अभी तक आप लोग देख रहे हैं, यानी वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपके लिए लाभदायक भी है, ठीक है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर भी कर दिया करो, ताकि यह जो इतना इम्पोर्टेंट जो तथ्य है, क्वेश्चन है, सबके पास पहुंच सके। धन्यवाद।